क्या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में आपको लगता है कि आप अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं, अच्छी जगह पर मतलब अच्छे प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हैं, बिहार दरोगा 2025 जो है उसे आप पूर्ण रूपेण क्रैक करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हाय, मैं अभिषेक, आपका अपने यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 9 लाएंगे। प्रैक्टिस सेट 9 मतलब ये 9वां वीडियो है, जहां पे आपके लिए 10 प्रश्न है। आप खुद से चेक कीजिए कि आप इसमें कितने प्रश्नों को जानते हैं। यदि आप 9 के आसपास हैं तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7 है तो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, 7 से कम है तो बाकी मैं क्या बोलूं। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस जीव को कल्टीवेटर ऑफ फंगाई के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस जीव को कल्टीवेटर ऑफ फंगाई के रूप में जाना जाता है। कॉकरोच, चींटी, क्रेन, स्पाइडर। क्या है सही उत्तर है चींटी। कुछ चींटियां जो होती हैं वो पत्तों को अपने घरों में लेके चले जाते हैं, जो उनके छोटे छोटे घर होते हैं वहां लेके चले जाते हैं। उन पत्तियों पर कुछ फंगस या जो होते हैं वो पनप जाते हैं। यह जो है एक तरह का सहजीविता है। इसी को कहा गया कल्टीवेटर ऑफ फंगाई, जहां पे फंगस और चींटी जो है सहजीवी के रूप में काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति करती है, जिसमें शामिल होते हैं पहला भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा राज्यसभा के सभापति, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा लोकसभा के विरोधी दल के नेता। अब इसमें से बताना है कि कौन कौन सही है, केवल एक, केवल दो, 1 2 4, 1 3 4 या इनमें से सभी। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को जो नियुक्ति होती है उसके पैनल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार। तो इसके अनुसार यदि देखेंगे तो सी सही है, 1 3 और 4। एक कौन कौन, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, न लोकसभा के विरोधी दल का नेता। लेकिन ये अब नहीं है, कहीं तो लाइक, तो 2023 में एक मामला आ गया था, अनुपलाल बनाम भारत सरकार का मामला आ गया था, वहां पे झमेला हो गया। अभी जो स्थिति है, याद रखिए कि पूरा प्रश्न लाने का मुख्य जो उद्देश्य है ये बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लिया उसके बाद एक अधिनियम लाया गया और उसके तहत अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है उसमें कौन कौन होते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, दूसरा एलओपी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, और तीसरा एक कैबिनेट मंत्री। सीएम मतलब कैबिनेट मंत्री, जो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट होता है, कोई भी नहीं, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। यानी कि अब 3 ही आदमी होते हैं, 3 ही आदमी होते हैं। कौन कौन, प्रधानमंत्री, लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता या प्रतिपक्ष का नेता, और साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मिनिस्टर। इतना याद रखें। अगला प्रश्न बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली का प्रमेय पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सभी में पढ़ते हैं, हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में। बर्नौली प्रमेय आधारित है संवेग पर, आवेग पर, ऊर्जा पर, या इनमें से कोई नहीं, ऊर्जा संरक्षण पर। ऐसा ना कि कुछ चीज केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में रहता है, दिमाग कंफ्यूज रहता है, कोई बात नहीं। बर्नौली का प्रमेय आधारित है। बर्नौली का प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। हवाई जहाज के डैने आपने देखे होंगे, वो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर ही बनाए जाते हैं। इसमें माना जाता है कि कुल ऊर्जा जो है किसी वस्तु के अंदर किसी समान माने एक इक्वल ताप और दाब पर बराबर रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बर्नौली प्रमेय से बहुत बार बहुत तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस प्रमेय को पूरी तरह से लिख लेंगे, आप इस प्रमेय को पूरी तरह से लिख लेंगे और उसमें क्या क्या बिंदु हैं उसको एक बार ध्यान दे लेंगे। प्रस्तावना में फल्ला माने डॉट संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन हुआ। प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन हुआ। 40 में, 41 में, 42 में, 44 में। सही बात है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है या मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न को फटाफट देखते हैं। अब अगले प्रश्नों को भी फटाफट देख लेते हैं। फटाफट का मतलब तेजी से देख लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि मैं तेजी से बोलूं, आप तेजी से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं तो चीजों को बेहतरीन ढंग से समझें। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में कौन सही है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में कौन सही है। हमारे देश में विवाह जो होते हैं 3 तरह के होंगे, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम।
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू की शादी होगी, पंजीकृत होगी, मान्यता प्राप्त होगी। मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत मुसलमानों की जो शादी विवाह होते हैं वो पंजीकृत और मान्यता प्राप्त होते हैं। ये याद रखें कि हिंदू में बौद्ध, जैन, सिख सब शामिल होते हैं। विशेष विवाह अधिनियम क्या है? विशेष विवाह अधिनियम उन लोगों के लिए लाया गया जो इन चीजों से ऊपर हैं, या जाति धर्म को नहीं मानते हैं, या पर जाति शादी करते हैं, पर धर्म शादी करते हैं। मान के चलिए कि कोई एक व्यक्ति जो है वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता हो, या किसी खास रिलीजन को मानता हो, और वो दूसरी रिलीजन के महिला से या पुरुष से शादी करना चाहता है। कोई हिंदू मुसलमान से, कोई मुसलमान हिंदू से शादी करना चाहता है, और वो चाहते हैं कि हम धर्म के पचड़े में ना हम हिंदू के तहत जाएंगे, ना हम मुसलमान के तहत जाएंगे। तो वो जो शादी करेंगे वो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी करेंगे। याद रखिए, इसमें धर्म की कोई सीमा क्या बोलते हैं, बाध्यता नहीं है। कोई भी धर्म का व्यक्ति इसके तहत शादी कर सकता है, लेकिन इसमें धर्म परिवर्तन शामिल नहीं। यानी कि कोई ये नहीं कर सकता कि आप हमसे शादी कर रहे हैं तो आप हमारे धर्म में आ जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का कथन है। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में कौन सही? किसी भी धर्म के पुरुष एवं महिला इसके तहत विवाह कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह सिविल विवाह संपन्न कराता है जिसे राज्य मान्यता देते हैं। राज्य का मतलब सरकार, सरकार या राज्य इसे मान्यता देती है। दोनों सही हो गया। तो दोनों सही कौन है? सी में केवल एक और। ध्यान रखिएगा, विशेष विवाह अधिनियम उन लोगों के लिए है जो धर्म से परे या जाति से परे शादी करते हैं। इसे समझिएगा। पॉलीथीन एक रेजिन है जो फलना डॉट डॉट के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पॉलीथीन एक रेजिन है जो खाली स्थान है कि बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ट्यूराइन, एथिलीन, अस्टाइडिन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एथिलीन। अब आप हमको बताइएगा कि रेजिन क्या होता है? लिखा हुआ है रेजिन। अब आप पढ़ के निकल जाइएगा, अगला बार प्रश्न पूछेगा गड़बड़ा जाइएगा। रेजिन क्या है कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में प्रारंभ हो सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ हो सकती है? केवल लोकसभा, एलएस है यानी कि लोकसभा, केवल राज्यसभा, किसी भी सदन में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुच्छेद 61 साफ साफ कहता है, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, जो साफ साफ कहता है कि किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है वो कभी कभी ऑप्शन ये भी रहता है कि संयुक्त बैठक में प्रारंभ होगी। तो नहीं, संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक में ये चीज नहीं हो सकता। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी और ताकि वो अपना पक्ष रख सकें, और किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में शुरुआत की जा सकती है। अगले बुध हैं, बुद्धिज्म का मानना है कि धरती पर बहुत सारे बुध आए हैं, अब अगले बुध फिर आएंगे जो लोगों को ज्ञान प्रदान करेंगे और मुक्ति प्रदान करेंगे। तो जो अगले बुध आएंगे उनका नाम क्या है? लोकेश्वर, शाक्यमुनि, मैत्रेय, या इनमें से कोई नहीं। बुध बिहार दरोगा, समझ रहे हैं? अगले बुध कौन है? तो मैत्रेय। अगले बुध कौन है? मैत्रेय। यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास रख रहे हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है भारत। गुरुग्राम, भारत में गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संगठन का मुख्यालय है। भारत और फ्रांस इसमें सबसे पहले आगे आए थे, बाद में इन्होंने बहुत सारे लोगों को, मैंने बहुत सारे देशों को जोड़ा, और इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में गुरुग्राम है ना, वहीं पे इसका मुख्यालय है। कावेरी जल विवाद मुख्यतः है, यहाँ पे ध्यान शब्द दीजिए, मुख्यतः लिखा हुआ है। कावेरी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, केरल प्लस तमिलनाडु, केरल प्लस कर्नाटक, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। तो सही उत्तर है कर्नाटक एवं तमिलनाडु। कावेरी, देखिए यहाँ शब्द लिखा हुआ है मुख्यतः, कावेरी जल विवाद मुख्यतः है तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु। अब इसमें एक चीज और आ जाता है कि कावेरी जल विवाद में कौन से राज्य शामिल नहीं है? तो केरल और पुडुचेरी भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप ऑप्शन को देखेंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि कावेरी नदी को अपने घर पे भारत का नक्शा ले आए और उसको खींच लें, किन किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है, जिन जिन राज्यों के माने आपस में झमेले हैं इसमें, उसको लाल से टिक लगाते हैं, पहला। दूसरा, कावेरी जल पे कौन कौन सा क्या बोलते हैं डैम बनाया हुआ है, उसको ग्रीन से टिक कर। कावेरी नदी कहीं पर जलप्रपात भी बनाती है, उसको ब्लू से टिक कर दें। बात समझ रहे हैं? जहां से उद्गम होती है और जहां गिरती है उसे अलग अलग रंगों से रख लें। एक बार बना लें। मेरी समस्या अगली बार कभी आपको समस्या नहीं वाली है। ये खुद से पढ़ने की बेहतर तकनीक है। मैं बार बार लोगों से आग्रह करता हूँ, बच्चों से भी आग्रह करता हूँ, खुद से पढ़ें। हमारे वीडियो को तभी देखें जब बहुत फालतू समय बचा हुआ है, अन्यथा
कोई भी टीचर आज के समय में या किसी भी दौर में ये गारंटी नहीं ले सकता है कि आप हमारे साथ जुड़े जाइए और हम ये चीज कर देंगे। आप तभी बेहतर हो पाएंगे जब आप खुद से घर पे मेहनत करते हैं। हम उन तरीकों को बताएंगे जो आपको बेहतर बना सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।